Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today we discuss about time period of simple pendulum by dimensional analysis. Dimensions क्या हैं? The basic measurable physical quantities represented by a symbol written in square bracket is called dimensions. For example, we use L for length. We use M for mass. We use T for time. ये हमारे पास चंद एक डायमेंशंस हैं. अब डायमेंशंस एनालिसिस को यूज़ कहाँ पे करते हैं? इसको दो पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है. एक हम यूज़ करते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फार्मूला, कि फार्मूले की करेक्टनेस को चेक करने के लिए इसे इस्तेमाल में लाया जाता है. मीन वहाँ पे डायमेंशन पुट करेंगे और LHS और RHS के डायमेंशंस की होमोजेनिटी होनी चाहिए. मतलब दोनों साइड पे डायमेंशंस की यकसानियत होनी चाहिए, सेम होने चाहिए. कांस्टेंट से हमारा कोई सरोकार नहीं है. कांस्टेंट चाहे वैल्यू वो टैली करे, इक्वल हो या ना हो. दूसरा डायमेंशन एनालिसिस को हम यूज़ कर सकते हैं टू डिराइव अ फार्मूला. तो आज हम इसी को अप्लाई करेंगे और इसी को अप्लाई करते हुए हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे. तो हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है. ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है. ये मीन पोजीशन पे है. हम इसे डिस्प्लेस करके इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं. अब मीन टू एक्सट्रीम जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमारे पास x है और इस स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास l है. तो इसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द बॉब, लेंथ इन द स्ट्रिंग, द एंगल फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. अब ज़ाहिर है फार्मूला बनाने के लिए इनकी पावर्स होनी चाहिए. पावर्स कितनी हैं उन्हीं को कैलकुलेट करना है तो फार्मूला डिराइव हो जाएगा. अब इसकी पावर्स जो कि अननोन हैं और हम यहाँ पे पुट कर देते हैं A, B, C और D. अब इस रिलेशन को जब हम इक्वेशन में लेके आएंगे तो रिलेशन कुछ इस तरीके से बन जाता है. T इज इक्वल टू कांस्टेंट M रेज़ पावर A, L रेज़ पावर B, थीटा रेज़ पावर C, G रेज़ पावर D. ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1. अब हम इसको डायमेंशन फॉर्म में लिखते हैं. तो डायमेंशन फॉर्म में लिखा जा सकता है T इज इक्वल टू कांस्टेंट M रेज़ पावर A, L रेज़ पावर B, थीटा रेज़ पावर C, G रेज़ पावर D. अब ये हमारे पास बन जाता है T इज इक्वल टू कांस्टेंट M रेज़ पावर A, L रेज़ पावर B, S इज इक्वल टू आर थीटा. S इज इक्वल टू आर थीटा. S हमारे पास आर्क लेंथ है जिसको हम x का नाम देते हैं. और ये जो पेंडुलम है इसका ये वाला पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये उसके अराउंड रोटेट करेगा. तो इसका मतलब है ये जो लेंथ है वो रेडियस के तौर पर यूज़ होगी. तो ये हमारे पास L इंटू थीटा और थीटा इज इक्वल टू x ओवर L आ जाएगा. तो थीटा इज इक्वल टू एक्चुअली ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये बन जाएगा L रेज़ पावर -1. ये हमारे पास डायमेंशन बन जाएगी थीटा के लिए.
और g हमारे पास होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर इसी यूनिट से हम इसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी जो डायमेंशन बनेगी मीटर के लिए डायमेंशन l, और सेकंड टाइम का यूनिट है, और उसकी पावर जो कि -2 है, तो ये बन जाएगा L(T⁻²)। ये हमारे पास g की डायमेंशन आ जाएगी जो हमने यूनिट से हमने डिराइव किया। तो अब ये बन जाएगा L(T⁻²) और इसकी पावर हमारे पास है d। अगर हम गौर करते हैं इस इक्वेशन में राइट साइड पे मास भी यूज़ हो रहा है, लेंथ भी यूज़ हो रही है, टाइम भी, लेकिन इसकी जो लेफ़्ट साइड है उसमें जस्ट टाइम यूज़ हो रहा है। तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। इनके कंपैरिजन करने के लिए हमें ज़ाहिर है कि लेफ़्ट साइड पे भी मास और लेंथ होनी चाहिए। तो उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक और अंदाज में कि m⁻0 L⁻0 और T⁻1 अंडरस्टूड है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट m⁻A L⁻B L⁻⁻1C और L⁻2 इस सारे की पावर d। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं। एक तो फैक्टर हमारे पास यहाँ पे L⁻⁻1 C है, तो लिहाजा इसको सॉल्व करके लिखा जा सकता है L⁻+1 C। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा L⁻0 की पावर C। तो हम लोग देख रहे हैं जब C 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी C की वैल्यू ही 0 हो जाएगी, यानी ये आपके पास बन जाएगा C = 0। ये एक कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू आ गई। इसे हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम मास को अगर कंपेयर करते हैं तो मास राइट साइड पे उसका कोफिशिएंट उसकी पावर a है और यहाँ पर मास की पावर 0 है। तो इससे मुराद हो गया कि a = 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। मास का कंपैरिजन हो गया। अब हम लेंथ को कंपेयर करते हैं। लेफ़्ट साइड पे लेंथ की वैल्यू 0, राइट साइड पे L⁻B L⁻D, और ये हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो ये बन जाएगा B+D = 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब हम t को कंपेयर करते हैं तो t की पावर राइट साइड पे T⁻2D और यहाँ पर T⁻1 बन रहा है। तो ये बन जाएगा -2D = 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। और अगर यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 5 से d की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा d = -1/2। ये हमने कैलकुलेट किया इक्वेशन नंबर 5 से d की वैल्यू। अब हम इसी वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो जहाँ पर था B+D = 0, लेकिन d की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1/2, लिहाजा इस d की जगह पे हम पुट कर सकते हैं -1/2 = 0, और -1/2 दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा b = 1/2। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू -1/2। तो तमाम जो यहाँ पर पावर्स हमने यूज़ की थी इक्वेशन नंबर सपोज 1 में, तो वो तमाम हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये तमाम वैल्यूज़ a, b, c, d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा t
इज इक्वल टू कांस्टेंट m रेज़ पावर a, m रेज़ पावर a और a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0, तो लिहाजा m की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई l, और l की पावर है b और b की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1/2, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, नेक्स्ट हमारे पास है थीटा रेज़ पावर c, और c की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0, थीटा रेज़ पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई g की पावर हमारे पास है d, और d की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं -1/2, ये वैल्यू पुट करते हैं। तो अब रिलेशन कुछ इस फॉर्म में हमारे पास बन जाता है, t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट m रेज़ पावर 0 1 मल्टीप्लाइड बाई l रेज़ पावर 1/2, थीटा रेज़ पावर 0 1 मल्टीप्लाइड बाई g रेज़ पावर -1/2। तो इसको सॉल्व करते हुए हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट l ओवर g अंडर रूट, यानी इसमें ये हमने कर दिया l रेज़ पावर 1/2 l का अंडर रूट, g रेज़ पावर -1/2 इसको नीचे जाकर पॉजिटिव कर देंगे और दोनों की पावर जो 1/2 है अंडर रूट बन जाएगा। तो t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू l ओवर g। एक्चुअल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम रिलेशन हमारे पास है t इज इक्वल टू 2 l ओवर g अंडर रूट। इसका मतलब है ये दोनों रिलेशन तो सेम हैं, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस से हमें कांस्टेंट की वैल्यू प्रोवाइड नहीं हुई। ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंट। तो डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव अस एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय द एक्सपेरिमेंट। ये हम लोगों ने एक रिलेशन डिराइव किया, तो डायमेंशन एनालिसिस इज यूज्ड टू डिराइव अ फार्मूला। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।